नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा पर। सभी भावी व्याख्याताओं को मेरा प्रणाम। हम लोग स्कूल व्याख्याता कॉमर्स 2021 के अंदर व्यवसाय अध्ययन विषय को अभी कर रहे हैं। भाग 6 तक आपके अपलोड हो चुके हैं। अगर आज आपका ये पहला वीडियो है तो आप पुरानी वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, उसके बाद इन वीडियो को देखें ताकि एक सीक्वेंस में बने रहें और साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलें। चलिए, आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। उससे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखें तो बाजार के विभिन्न जो स्वरूप हैं, हम बाजार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट रहे हैं। वैसे तो बाजार के अन्य स्वरूप होते हैं, लेकिन हम पूंजी बाजार और जो आर्थिक हिसाब से हम बाज़ारों को वर्गीकरण करेंगे, उसमें हमारा पहला बाज़ार है मुद्रा बाज़ार और दूसरा आता है पूंजी बाज़ार। हमारे सिलेबस में केवल पूंजी बाज़ार है, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग मुद्रा बाज़ार का देख रहे हैं, क्योंकि इससे भी 2011 वाली जो भर्ती थी उसमें इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक होता है मुद्रा बाज़ार, दूसरा होता है पूंजी बाज़ार। मुद्रा बाज़ार जो है अल्पकालीन होते हैं, जबकि पूंजी बाज़ार जो है वो दीर्घकालीन होते हैं। ठीक है, जैसे अल्पकालीन बाजार के अंदर इसमें जो लेन देन होते हैं, ट्रेजरी बिल हो गए, वाणिज्यिक पत्र या तिजारती हो गए और वाणिज्यिक बिल, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये मुद्रा बाजार के अंदर, इनको डिटेल से मैंने आगे लिखा भी है इसके बारे में। हम बात करें अगर पूंजी बाजार की, तो पूंजी बाजार के अंदर जो है वो दीर्घकालीन बाजार होगा। और पूंजी बाजार को हम अगेन 2 भागों में बांट के स्टडी करते हैं। एक होता है प्राथमिक बाजार और एक होता है द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार को ही नवनिर्गमित बाजार भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ नवनिर्गमित होगा, ये है ना, नवनिर्गमित बाजार। और द्वितीयक बाजार को कहा जाता है शेयर बाजार। द्वितीय बाजार को क्या कहा जाएगा? शेयर बाजार कहा जाता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं पूंजी बाजार के बारे में। पूंजी बाजार में दीर्घकालीन निधि, ऋण व इक्विटी दोनों ही उगाए जाते हैं। यानी इस बाजार के अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस पर इक्विटी और बोरोइंग्स दोनों ही उगाते हैं। पूंजी बाजार के अंतर्गत सारणियों की एक श्रृंखला सुनियोजित होती है, समायोजित होती है, जिसके माध्यम से एक समुदाय की बचत को औद्योगिक व वाणिज्यिक उद्यमों तथा सामान्यतः राजकीय उपयोग के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, इस पैराग्राफ का मतलब क्या है समझें। इसने कहा कि पूंजी बाजार के अंतर्गत सारणियों की एक श्रृंखला जो है समायोजित होती है, जिसके माध्यम से एक समुदाय की बचत, जैसे समाज है वो बचत करता है और बचत करके बैंकों में डालता है। फिर बैंक उन पैसों को क्या करता है, औद्योगिक व वाणिज्यिक उद्योग जो होते हैं उनको और सरकार को एज ए लोन प्रोवाइड कर देता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसे हम लोग पूंजी बाजार कहते हैं। यानी कि मैंने अगर कोई पैसा बचाया, मैंने सेविंग अकाउंट में बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो पैसा बैंक अपने पास थोड़ी डिपॉजिट रखता, वो तो एज ए लोन प्रोवाइड कर देता है। हमारे तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हमें बैलेंस दिखेगा, मैंने 10,000 डिपॉजिट करा के 10,000 मेरे अकाउंट में पड़े, लेकिन वो जो मैंने 10,000 डिपॉजिट करवाए वो मेरे अकाउंट में नहीं है एक्चुअल में। उस पैसे को बैंक है एज ए बोरोइंग्स प्रोवाइड कर देते हैं। आगे देखें, यह बाजार अर्थव्यवस्था की विभिन्न क्षेत्रों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो पूंजी बाजार है वो क्या करता है, बाजार अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनकी दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने का काम कौन करता है? वो पूंजी बाजार करता है। इस बाजार में व्यवहार की जाने वाली प्रतिभूतियाँ मुख्य रूप से अंश, ऋण पत्र एवं बंध पत्र होते हैं। यानी अंश का मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स और बॉन्ड। इस बाजार के अंदर जो प्रतिभूतियों का जिनका लेन देन होता है उसमें शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं और बॉन्ड्स होते हैं। यह बाजार व्यक्तियों की छोटी छोटी बचतों को उत्पादकीय कार्यों में निवेश करने हेतु प्रेरित करता है। ये बाजार क्या करता है, जो व्यक्तियों की छोटी छोटी बचतें होती हैं उनको उत्पादकीय कार्यों में, प्रोडक्शन सेक्टर के लिए एज ए इन्वेस्टमेंट के रूप में प्रेरित करता है। इसके अंतर्गत विकास बैंक जैसे एचडीएफसी, वाणिज्यिक बैंक, पीएनबी, एसबीआई आदि शेयर बाजार, बीएसई है ना, यहाँ पर ये सीबीएसई लिख रहा है लेकिन ये क्या है, बीएसई है स्टूडेंट्स। ओके, ध्यान रखना, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये। बीएसई व एनएससी सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अंदर ये सारे आएंगे विकास बैंक, जितने भी डेवलपमेंट बैंक होते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, शेयर मार्केट हो गया, बीएसई शेयर मार्केट के अंदर बीएसई और एनएससी है ना, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये सारे इसमें सम्मिलित होते हैं।
एक आदर्श पूंजी बाजार वह है जहाँ पर उचित लागत पर वित्त उपलब्ध होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों। एक आदर्श पूंजी बाजार किसे कहा जाता है? जहाँ पर एक उचित दर पर और उचित लागत पर वित्त उपलब्ध हो जाता है, उसे आदर्श पूंजी बाजार कहा जाता है। ओके, फिर आता है पूंजी बाजार के प्रमुख व्यापारिक उपकरणों के मुख्य आपूर्तिकर्ता। यस, पूंजी बाजार में जो व्यापारिक उपकरणों के प्रमुख व्यापारिक उपकरण कौन कौन से होते हैं? तो उसमें आपूर्तिकर्ता, सरकार तथा निगम होते हैं। पूंजी बाजार के प्रमुख व्यापारिक उपकरणों के मुख्य जो है आपूर्तिकर्ता वो सरकार तथा निगम होंगे। सरकार और निगम, कॉरपोरेशन जो होते हैं, बड़े कंपनीज हैं और गवर्नमेंट है, ये मुख्य आपूर्तिकर्ता माने जाते हैं। पूंजी बाजार में पूंजी प्रदायक बीमा कंपनियां, व्यापारिक बैंक तथा व्यावसायिक निगम होते हैं। और पूंजी बाजार में पूंजी प्रदायक कौन होती है? तो बीमा कंपनियां हो गई, व्यापारिक बैंक हो गए और व्यापारिक या बड़े व्यावसायिक निगम हैं जो पूंजी प्रदान करते हैं। ठीक है, आपूर्तिकर्ता तो सरकार और निगम है और पूंजी प्रदायक कौन है? बीमा कंपनियां हो गई, व्यापारिक बैंक हो गए, व्यावसायिक निगम होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूंजी बाजार का प्रथम जो टाइप है प्राथमिक पूंजी बाजार, इसके बारे में। इसे नवनिर्मित व न्यू इश्यू मार्केट भी कहा जाता है। इसमें धन का प्रवाह बचतकर्ता से उद्योगों की तरफ होता है ना। इसमें धन का प्रवाह कहाँ से होगा? यहाँ तरह नहीं है, तरफ होगा। बचतकर्ताओं से जो उद्योग हैं उनकी तरफ इनका प्रवाह होता है और इसे निर्गमित या न्यू इश्यू मार्केट भी कहा जाता है। जब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में जारी करती है तो उस बाजार को हम प्राथमिक पूंजी बाजार कहेंगे। ठीक है, प्राथमिक पूंजी बाजार में तरलता से वृद्धि से निर्गमित प्रतिभूतियों का बेचान आसान हो जाता है। इसमें तरलता में वृद्धि होती है और जो प्रतिभूतियां हैं उनका बेचान यानी एंडोर्समेंट आसानी से किया जा सकता है। इस बाजार में इकट्ठे धन का प्रयोग कंपनियां संयंत्र स्थापित करने, मशीन क्रय करने, भवन का आधुनिकीकरण करने, व्यवसाय का विस्तार करने, नई व्यावसायिक इकाई स्थापित करने के लिए करती है। यहाँ से जो भी पैसा आता है, जैसे कि कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और उसने पब्लिक में शेयर इशू किए हैं, तो इशू करने से उनके पास पैसा आएगा, वो उसकी कैपिटल हो जाएगी, पूंजी होगी। और उस पूंजी का प्रयोग कोई भी कंपनी प्रारंभ होने के लिए, संयंत्र स्थापित करने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, भवन को रेन्यू करने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए और व्यवसाय का विस्तार करने के लिए या कोई नई व्यावसायिक इकाई स्थापित करने के लिए कर सकती है। इस बाजार में पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बाजार में मुख्य रूप से निर्गमित की जाने वाली प्रतिभूतियां समतांश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी और ऋणपत्र आदि हैं। इस बाजार में जो प्राथमिक पूंजी बाजार होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें या प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज इशू की जाती है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स, समतांश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश और ऋणपत्र होते हैं। इस बाजार के निवेशक मुख्य रूप से, इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं कौन होते हैं? मुख्य रूप से बैंक होगा, वित्तीय संस्थान होंगे, कंपनियां होगी, म्यूचुअल फंड हो तथा व्यक्ति भी होते हैं। इस बाजार में जो इन्वेस्टर्स हैं वो कौन कौन होंगे? बैंक हो सकते हैं, वित्तीय संस्थान हो सकते हैं, कंपनियां हो सकती हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं तथा व्यक्ति पर्सन जो हैं वो भी होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग भी कंपनीज के शेयर्स परचेज करते हैं। अब हम बात करते हैं प्राथमिक पूंजी बाजार अस्थायी पूंजी विधियाँ। इसकी कौन कौन सी पूंजी इकट्ठे करने की विधियाँ हैं उनको अस्थायी पूंजी विधियाँ कहा जाता है। तो सबसे पहले प्रविवरण जारी किया जाता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण को बोला जाता है प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टस जब इशू होता है तो होता क्या है? जब कंपनी को ये विश्वास हो कि वह जनता से पूंजी उगा सकती है तो कंपनी प्रतिभूतियों के निर्गमन हेतु जनता को एक निमंत्रण पत्र, जिसे प्रविवरण कहा जाता है, जारी किया जाता है। प्रविवरण में जारी किए गए अंशों की संख्या, अंकित मूल्य तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होती है। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स बाजार में बेचना चाहती है तो उस प्रोस्पेक्टस के अंदर या प्रविवरण के अंदर जारी किए गए अंशों की संख्या होगी, उसका अंकित मूल्य कितने रुपए का एक अंश है वो होगा, कितने समय तक वो जो उनका ऑफर है वो ओपन रहेगा वो भी होगा, कंपनी की और अन्य महत्वपूर्ण सारी जानकारियाँ उसमें लिखी होती है। फिर दूसरा पॉइंट, जब प्रोस्पेक्टस जारी हो जाएगा तो अंशों के विक्रय हेतु प्रस्ताव। उसके बाद हम शेयर्स को सेल करने के लिए ऑफर देंगे, ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स। जब कंपनी को ऐसा लगता है कि अपने अंशों को जनता में निर्गमित करने पर जनता द्वारा क्रय नहीं किए जाएंगे तो कंपनी ब्रोकर्स के माध्यम से कंपनी की प्रतिभूतियों को जनता में कमीशन के बदले बिकवाते हैं। तो अंशों के विक्रय हेतु हम प्रस्ताव देते हैं किसको? ब्रोकर्स को, जो हमारे एजेंट होते हैं एक तरह से। वो ब्रोकर्स जो है अंडरराइटर्स उन्हें कहा जाता है, एक तरह से अभिघोपक भी कहा जाता है ना।
तो अंशों के विक्रय के हेतु प्रस्ताव हम किसको देते हैं? अभिगोपकों इंग्लिश में इसको बोलते हैं अंडर राइटर्स। और इनको जो कमीशन दिया जाता है उसे अभिगोपन कमीशन दिया जाता है। तो उनको हम लोग प्रस्ताव करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे शेयर्स मार्केट में सेल नहीं होंगे तो हम ब्रोकर्स के थ्रू, अभिगोपकों के थ्रू मार्केट में शेयर्स को सेल करवाते हैं। फिर आता है अंशों का निजी निर्गमन। जब कंपनी अपने अंशों को जनता में निर्गमित नहीं करती तथा अपने निजी स्रोतों से पूंजी इकट्ठा कर लेती है तो इसे अंशों का निजी निर्गमन कहा जाता है। अगर कंपनी को लगता है कि हमें पब्लिक में शेयर्स इशू करने की आवश्यकता नहीं, हम तो हमारे सगे संबंधियों से ही शेयर्स दे के उनसे कैपिटल इकट्ठी कर लेंगे, तो उसे हम अंशों का निजी निर्गमन कहेंगे। उसके बाद एक पॉइंट आता है अधिकार निर्गमन, राइट इशू। जब कंपनी द्वारा दूसरी बार अंशों का निर्गमन किया जाता है तो अंश क्रय करने का अधिकार सर्वप्रथम विद्यमान अंशधारियों का होता है। ये अंशधारी चाहें तो अपने अधिकारों को हस्तांतरित भी कर सकते हैं, है ना। राइट शेयर्स या राइट इशू क्या होता है? राइट इशू का मतलब अधिकार निर्गमन कि जो जनरली ये समता अंशधारियों को मिलता है कि कंपनी ने पहले कभी शेयर्स जारी किए थे, अब दोबारा वापस कंपनी अपने शेयर्स जारी कर रही है। तो जो सबसे पहले ऑफर दिया जाएगा वो पुराने लोगों से, पुराने शेयर होल्डर से पूछा जाएगा कि भाई आप लोग हमारे शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। अगर पुराने शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं उस ऑफ़र के तहत तो उसे राइट इशू कहा जाता है, और उस ऑफ़र के तहत प्राप्त किए गए शेयर्स कहलाते हैं राइट शेयर्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव। जब एक कंपनी जब शेयर बाजार की ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से पूंजी निर्गमित प्रस्तावित करती है तो उसे शेयर बाजार के साथ एक अनुबंध में प्रवेश होना पड़ता है। यहाँ पर कंपनी के द्वारा सेबी में पंजीकृत ब्रोकर्स को आवेदन स्वीकारने तथा आदेश नियोजन हेतु नियुक्त करना पड़ता है। आज कंपनी जो है अपने शेयर मार्केट में सेल करना चाहती है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, एक शेयर मार्केट की ऑनलाइन प्रणाली चलती है उसमें प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव देना पड़ेगा, और वो प्रस्ताव हम किसको देंगे? ब्रोकर्स को देंगे। अंडर राइटर्स होते हैं वहाँ पर, शेयर ब्रोकर्स होते हैं, उनको हमें ये प्रस्ताव देना होगा। तो प्रस्ताव का आवेदन स्वीकार करेंगे तथा आदेश नियोजन हेतु उनकी नियुक्ति भी हम करेंगे ब्रोकर्स की। निर्गमक कंपनी को एक पंजीयक नियुक्त करना चाहिए जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता रखता हो। यानी कि जो एक निर्गमक कंपनी जिसने शेयर्स इशू किए हैं उसको एक पंजीयक भी नियुक्त करना होगा, रजिस्ट्रार नियुक्त करना होगा, जो क्या करेगा? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और इलेक्ट्रॉनिक के साथ इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता रखेगा, यानी उस पर पूरी नज़र रखेगा क्या चीज़ें हो रही क्या नहीं हो रही। जब कंपनी पहली बार शेयर मार्केट के अंतर्गत ऑनलाइन प्रणाली में अंशों का निर्गमन करती है तो इसे IPO कहा जाता है, EIPO कहा जाता है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, EIPO। IPO की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली। तो ये हमारा प्राथमिक बाजार था। अब हम बात करते हैं द्वितीयक पूंजी बाजार। इसे स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार भी कहा जाता है। यह वर्तमान प्रतिभूतियों के लिए क्रय विक्रय का बाजार है, यानी जो पहले एक बार जारी हो गया उनका जो आदान प्रदान किया जाएगा जिस बाजार में किया जाएगा उसे हम स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार कहते हैं, तो उसे द्वितीयक बाजार कहा जाता है। यह विद्यमान निवेशकों को विनिवेश तथा नए निवेशकों को प्रवेश करने में सहायता प्रदान करता है। यस, विनिवेश का मतलब होता है शेयर्स को सेल करना, एक तरह से जो हमने इन्वेस्टमेंट करा उसको वापस हटाना, इन्वेस्टमेंट करना, और डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश। तो जब हम लोगों ने किसी कंपनी के शेयर्स किए तो वापस उनको अगर सेल करते हैं तो वो हमारे लिए विनिवेश कहलाएगा। तो ये विद्यमान निवेशक जो हैं उनको विनिवेश तथा नए निवेशकों को प्रवेश करने में सहायता प्रदान करता। आज मैंने कोई शेयर्स खरीद रखे थे, मैंने बेच दिए तो मेरे लिए वो विनिवेश है, और मेरे शेयर्स कोई दूसरा पर्सन खरीदेगा, आप खरीदते हैं तो फिर आप उसमें नए निवेशक बन जाएंगे। तो जो द्वितीयक बाजार है विद्यमान निवेशकों को तो विनिवेश करने में सहायता देता है और नए निवेशकों को बाजार में प्रवेश करने में सहायता प्रदान करता है। यह वर्तमान प्रतिभूतियों को द्रव्यता एवं विक्रेता उपलब्ध कराता है ना। द्वितीयक बाजार क्या करेगा? वर्तमान प्रतिभूतियों में द्रव्यता और विक्रेता उपलब्ध करवाता है। द्रव्यता और एवं विक्रेता का मतलब खरीदना और बेचना। ये जरूरी नहीं है कि प्रतिभूतियों के सभी क्रय विक्रय स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही हो, स्टॉक एक्सचेंज के बाहर भी अगर होते हैं तब भी उसे द्वितीयक बाजार ही कहा जाएगा। ठीक है, दो व्यक्ति आपस में भी क्रय विक्रय कर सकते हैं तो भी यह द्वितीयक बाजार व्यवहार कहलाएगा। ओके, यह नए निवेशकों को प्रोत्साहित करता है। इस बाजार में लेन देन लागत कम लगती है। द्वितीय बाजार में लेन देन लागत कम लगेगी और प्राथमिक बाजार में लेन देन लागत ज़्यादा लगती है। अब हम बात करते हैं शेयर बाजार। प्रतिभूति प्रसंविदा नियामक अधिनियम 1956 की धारा 2(1) के अनुसार प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के कार्यों को नियमित तथा नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करने के लिए संघ, संगठन अथवा व्यक्तियों के निकाय के रूप में निगमित या अनिगमित संगठित बाजार को स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार कहा जाता है।
इसकी जो परिभाषा दे रखी है, प्रतिभूति प्रसंविदा अधिनियम 1956 की धारा 2(1) में दे रखी है। उसने कहा है कि प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए उनमें सहायता प्रदान के लिए कोई संघ हो गया, संगठन हो गया या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वो निगमित हो चाहे अनिगमित हो, उससे संगठित बाजार को हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार कहेंगे। शेयर बाजार को सेबी मान्यता प्रदान करता है। शेयर बाजार के कार्य, क्या क्या कार्य करता है शेयर बाजार? विद्यमान प्रतिभूतियों को द्रव्यता एवं विनियोग उपलब्ध करवाना, प्रतिभूतियों का मूल्यन या भाव निर्धारित करना, लेन देन की सुरक्षा प्रदान करना, आर्थिक प्रगति हेतु भागीदारी, समता या इक्विटी संप्रदाय का प्रसार और सट्टेबाजी के लिए अवसर उपलब्ध करवाना, ये सारे कार्य हैं एक शेयर बाजार के, इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद शेयर बाजार में व्यापार प्रक्रिया कैसे चलती है उसके बारे में हम लोग देखें तो पहले शेयर बाजार में व्यापार में सार्वजनिक चिल्लाहट या नीलामी प्रणाली द्वारा किया जाता था। आप लोगों ने हर्षद मेहता, अगर आपने वेब सीरीज़ देखी हो तो उसमें आप लोगों को इसका काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। अगर नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखें, हर्षद मेहता द स्कैम ऑफ 1892 आई थिंक है, रियल स्टोरी है ये, हर्षद मेहता। तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें शेयर्स में कैसे पहले सेल होता था। तो पहले शेयर बाजार में व्यापार में सार्वजनिक चिल्लाहट या नीलामी प्रणाली द्वारा इसको लेन देन होता था। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली द्वारा व्यापार किया जाता है। शेयर बाजार में प्रतिभूतियों की लेन देन ब्रोकर्स के माध्यम से की जाती है, यानी डायरेक्ट हम लोग चाहें कि हम तो डायरेक्ट ही शेयर्स खरीद ले बेच ले तो पॉसिबल नहीं, हमें कोई न कोई ब्रोकर अपॉइंट करना होगा। ब्रोकर के थ्रू ही हम लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ब्रोकर्स वैयक्तिक साझेदारी फर्म या निगमित निकाय के रूप में हो सकते हैं। जो ब्रोकर्स होंगे एक पर्सन खुद भी हो सकता है, साझेदारी फर्म भी हो सकती है और निगमित निकाय ने एक कंपनी भी ब्रोकर बन सकती है। ब्रोकर क्रेता एवं विक्रेता के मध्य मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ठीक है, उनका जो कमीशन होता है वो एक नॉमिनल कमीशन चार्ज करते हैं और क्रेता और विक्रेता के रूप में मध्यस्थ मीडिएटर के रूप में काम करेगा। ब्रोकर्स शेयर बाजार के सदस्य होते हैं। ब्रोकर्स ऐसे ही कोई नहीं बनता, वो शेयर मार्केट के मेंबर्स होते हैं। एक कंपनी की प्रतिभूतियाँ शेयर बाजार में तभी आ सकती है जब वे वहाँ सूचीबद्ध, भावबद्ध, निर्खदत्त, लिस्टेड या कोटेड हो, है ना। कि एक कंपनी अपने शेयर्स को चाहे कि वो शेयर मार्केट में सेल करे तो उस वो तभी कर सकती है जब वो शेयर मार्केट में सूचीबद्ध हो या भावबद्ध हो या निर्खदत्त हो, लिस्टेड हो या कोटेड हो। ये एक ही शब्द के इतने सारे नाम हैं। शेयर बाजार में लेन देन या तो नकदी आधार पर या अग्रनयन पद्धति या बदला या आगे ले जाना पर किया जाता है। ये क्या चीज़ है? बदला। देखो, बदला एक शब्द है, इसका मतलब होता है अग्रनयन पद्धति, यानी कि आप पहले एडवांस पैसा जमा करो, आपका डीमेट अकाउंट ओपन होगा, उस एडवांस पैसे से ही आप लेन देन कर पाओगे, तो उसे हम बोलते हैं अग्रनयन पद्धति या बदला पद्धति। अग्रनयन पद्धति की सुविधा बीएसई पर उपलब्ध कराता है। जो अग्रनयन पद्धति या बदला पद्धति है ये केवल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई उपलब्ध करवाता है। शेयर बाजार वर्ष अवधियों में विभाजित होता है ना। इसमें जो अवधियाँ होती है उसको वर्ष अवधि कहा जाता है, जिसे अकाउंट्स या सौदा अवधि भी कहा जाता है। सौदा अवधि 15 दिन से लेकर 1 माह तक हो सकती है। ठीक है। शेयर प्रमाण पत्र एक व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों के स्वामित्व का प्रमाण पत्र होता है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। कोई भी अगर किसी कंपनी शेयर खरीदता है तो उससे शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उसकी मेल आईडी पर आ जाता है और वो उसका प्रूफ है कि हाँ ये कंपनी के इसने शेयर खरीद रहे, इतनी वैल्यू का ये उसका मालिक है। फिर पॉइंट आता है डीमटेरियलाइजेशन। शेयरों को भौतिक स्वरूप को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में बदलना क्या कहलाएगा? डीमटेरियलाइजेशन कहलाता है। जो शेयरों का भौतिक रूप होता है, अभी तो वर्तमान में सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो गए, लेकिन जो फिजिकल फॉर्मेट होता है उसको जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बदला जाता है तो उसको डीमटेरियलाइजेशन कहा जाता है। भारत में शेयर बाजार का इतिहास हम लोग देख लेते हैं कि भारत में शेयर बाजार का क्या इतिहास है। सबसे पहला पॉइंट, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में स्थित है और 1875 में इसे स्थापित किया गया था। भारत का पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई के बाद दूसरा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज अहमदाबाद का है और ये 1894 में स्थापित किया गया और ये सबसे पुराना क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज भी है। रीजनल लेवल पर भी जो स्टॉक एक्सचेंज निर्धारित होते हैं तो वो सबसे पुराना रीजनल है, और सेंट्रल लेवल की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित हुआ और क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना कौन सा होगा? अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज। 1991 का आर्थिक सुधारों के पश्चात भारतीय द्वितीयक बाजार ने त्रिस्तरीय स्वरूप प्राप्त किया है। त्रिस्तरीय स्वरूप कौन सा है? राष्ट्रीय शेयर बाजार एनएससी और बीएसई ये दोनों हैं। दूसरा क्षेत्रीय शेयर मार्केट, जिसमें एक रीजनल स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जैसे जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, इंदौर स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे तो उसमें राष्ट्रीय स्तर का है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज हो गया, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज हो गया। तो ये सारे एक रीजनल या क्षेत्रीय शेयर मार्केट है। और तीसरा है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया।
OTCEI। ये त्रिस्तरीय स्वरूप है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल सूचकांक यूएसए का सबसे पुराना भावबद्ध सूचकांक है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल सूचकांक, ठीक है। नेस्डेक संयुक्त सूचकांक सूचीबद्ध शेयर के लिए भारतीय बाजार पंजीकरण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। नेस्डेक जो है संयुक्त सूचकांक है, ये सूचीबद्ध शेयर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कुछ टर्म्स अपन देख लेते हैं। S&P 500 क्या है? यूएस की 500 विशालतम सार्वजनिक व्यापार कंपनियों से निर्मित सूचकांक है S&P 500। FTSE 100 लंदन शेयर बाजार, जिसे यूरोप बाजार का न्यायिक बाजार भी कहा जाता है। FTSE 100 यूरोप का है, लंदन का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को की गई थी। 9 जुलाई 1875 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। BSE में सेंसेक्स का लेन देन होता है। सेंसेक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, सेंसिटिव प्लस इंडेक्स। सेंसेक्स में कम से कम 30 अंशों का लेन देन होता है। फिर हम बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, भारत का राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE है। ये नवीनतम शेयर बाजार है जो आधुनिक तकनीक द्वारा संचालित होता है। सन 1992 में एक कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अप्रैल 1993 में शेयर बाजार के रूप में मान्यता दी गई। NSE ने 1994 में से अपना व्यापार कार्य प्रारंभ किया था। स्थापना इसकी 1992 में हुई थी एक कंपनी के रूप में। 93 में इसको शेयर बाजार के रूप में इसको मान्यता मिली और 94 में इसने अपना कार्य प्रारंभ किया। इसने 1994 में थोक ऋण बाजार सेगमेंट खंड का व्यापार प्रारंभ किया था। 1994 में जब इसने बिजनेस स्टार्ट किया था तो थोक ऋण बाजार सेगमेंट खंड के रूप में इसने बिजनेस स्टार्ट किया था। जून 2000 में विभिन्न व्युत्पादित प्रपत्रों के लिए भावी एवं वैकल्पिक सेगमेंट या खंड का प्रारंभ किया गया, अर्थात सभी प्रतिभूतियों को शामिल कर लिया गया। पहले केवल ये थोक ऋण बाजार को शामिल करता था। इसके बाद जून 2000 में इसमें सभी प्रकार की प्रतिभूतियों का लेन देन होना प्रारंभ हो गया था। NSE ने राष्ट्रव्यापी पूर्णतः स्वचालित स्क्रीन आधारित व्यापार प्रणाली की स्थापना की है। ये जो है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसने राष्ट्रव्यापी पूर्णतः स्वचालित स्क्रीन के बेसिस पर इसने इसकी स्थापना की है। NSE की स्थापना वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, बीमा कंपनियों तथा अन्य वित्तीय मध्यस्थों ने की थी। NSE की स्थापना, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NSE की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, बीमा कंपनियों तथा अन्य वित्तीय मध्यस्थों ने मिलकर इनकी स्थापना की। इसका मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। इसमें निफ्टी 50 सूचकांक प्रयुक्त होता है। इसमें 50 तरह की प्रतिभूतियों के साथ ट्रेडिंग की जा सकती है। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। NSE के उद्देश्य देख लेते हैं। सभी प्रकार की प्रतिभूतियों हेतु राष्ट्रव्यापी व्यापार सुविधा प्रदान करना, देश भर में निवेशकों की समान पहुंच सुनिश्चित करना, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली का उपयोग करते हुए निष्पक्ष, सक्षमतापूर्ण तथा पारदर्शी प्रतिभूति बाजार उपलब्ध कराता है, लघु भुगतान चक्र उपलब्ध कराना। NSE के बाजार खंड 3 है, ये आप ध्यान रखें। NSE के कितने बाजार खंड होते हैं? 3 होते हैं, ये ध्यान रखना है, बस संख्या पूछी जा सकती है। थोक विक्रय ऋण बाजार खंड, जिसमें होलसेल डेब्ट मार्केट सेगमेंट भी कहा जाता है। ये खंड स्थिर आय प्रतिभूतियों के लिए एक व्यापार मंच प्रदान करता है। जैसे डिबेंचर्स होते हैं तो उस पर एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है, 10%, 9%, 12%, जो भी रेट होती है। तो ये उनको एक स्थिर ब्याज या स्थिर आय प्रतिभूतियों के लिए व्यापार मंच देता है। इसमें केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ, राजकोषीय बिल, राज्य विकास ऋण, सार्वजनिक क्षेत्रों से जारी बंद पत्र, अस्थायी या चल पूंजी दर बंद पत्र, शून्य कूपन बंद पत्र, सूचकांक बंद पत्र, वाणिज्यिक पत्र, बचत प्रमाण पत्र, निगमों के ऋण पत्र तथा म्यूचुअल फंड आदि इसमें शामिल होते हैं। दूसरा खंड आता है पूंजी बाजार खंड। यह खंड इक्विटी, अधिमान अंश, ऋण पत्र, एक्सचेंज बाजार खंड के साथ साथ फुटकर सरकारी प्रतिभूतियों के लिए सक्षम एवं पारदर्शी मंच उपलब्ध करवाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय अधिप्रदाता पटल शेयर बाजार, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसको नाम दिया जाता है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो हुई है 1990 में हुई थी, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत। सन 1992 में इसने अपना व्यापार प्रारंभ किया था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना नेस्डेक, जो कि USA का है शेयर मार्केट, उसके बेस आधार पर की गई, तर्ज पर की गई। नेस्डेक की तर्ज पर इसकी स्थापना की गई। शेयर मार्केट जो है, नेस्डेक जो शेयर मार्केट है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन नेस्डेक की फुल फॉर्म है। इसे लघु तथा मध्यम कंपनियों की पूंजी बाजार में पहुंच बनाने के लिए तथा लागत प्रभावी ढंग से पूंजी बाजार हेतु वित्त उगाने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्थापित किया गया। इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य ये भी था कि निवेशकों को पूंजी बाजार हेतु एक सुविधाजनक, पारदर्शी तथा सक्षम पथ उपलब्ध करवाया जाए। यह पूर्णतः कंप्यूटरीकृत, पारदर्शी,
सिंगल विंडो एक्सचेंज है। OTCEI की स्थापना UTI, ICICI, IDBI, IFCI, LIC, GIC, SBI एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गई। विश्व के जो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, फर्स्ट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, सेकंड नेस्डेक है और थर्ड जापान का टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो है। वर्ल्ड में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 10th रैंक पर है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 11th रैंक पर है। OTCEI के लाभ क्या है? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये छोटी और मध्यम कंपनियों को एक व्यापार मंच उपलब्ध करवाता है, क्योंकि वे एक नियमित शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के योग्य नहीं होते हैं। यानी ये इसकी जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य है, ये उन कंपनियों के लिए है जिनका जो नॉर्मल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हो सकती है, सूचीबद्ध नहीं हो सकती है। जो छोटी कंपनियां होती है वो अपने शेयर्स की अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ये लघु एवं मध्यम निगमों के लिए लागत प्रभावी उपाय है। यानी इसमें जो छोटी कंपनियां हैं, मध्यम कंपनियां हैं, उनके लिए लागत प्रभावी उपाय है। व्यापारी नए निर्गमों तथा द्वितीयक बाजार के लिए अपने विकल्पों के अनुसार दोनों का संचालित कर सकते हैं। इसमें जो नए निर्गमन है और द्वितीयक बाजार है, दोनों के कार्यकलाप इसमें संचालित होते हैं। ये निवेशकों को व्यापक स्वतंत्रता देता है, यानी कि इसमें स्वतंत्रता अधिक है। ये एक पारदर्शी व्यापार प्रणाली, इसमें किसी प्रकार का कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं होता, सब कुछ पारदर्शी है। बाजार निर्माताओं से स्वतंत्र एवं अधिक प्रत्यक्ष सूचनाएं ग्राहकों तक प्रवाहित होती है। यानी इसमें बाजार जो निर्माता हैं वहाँ से स्वतंत्र और अधिक प्रत्यक्ष सूचनाएं ग्राहकों तक प्रवाहित होती है। अगला टॉपिक आता है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी। दोस्तों, सेबी का हम लोग एक छोटा सा अलग से टॉपिक लेके उसको अलग करेंगे हम, और सेबी के आगे हम आगे का टॉपिक्स अगली वीडियो में लेके आएंगे, ताकि ज़्यादा वीडियो का ड्यूरेशन होता है तो थोड़ा सा बोरिंग सा लगने लग जाता है। तो हम चाहते हैं कि आधे आधे घंटे के अंदर की क्लासें हम लोग अपलोड करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं कर देते हैं, सेबी से टॉपिक हम नया स्टार्ट करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप आराम से उसको देख सकें। और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि सभी को अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और इसी तरह से आप लगे रहें, पढ़ाई मन लगा कर करते रहें, क्योंकि हमारा टारगेट फर्स्ट ग्रेड 2021 है। आपका भी सिलेक्शन होना है, लेना है, और मुझे मेरा भी सिलेक्शन लेना है। तो ये जिद है एक तरह की, और जिद के साथ हम लोग तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारी कदमों में होगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।